अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अच्छे से सुनो एंड एग्जाम के जो भी सीट्स होंगे वो आपके लैंडस्केप में होंगे, पोर्ट्रेट में तो बिल्कुल नहीं होगा एंड नंबरिंग ऑलरेडी गिवन होगा। 7 पेजेस का जो भी फंडा था वो समझ आ गया कि 3.5 पेज को हमने 7 पेजेस में काउंट किया है। दैट मीन्स 3 पेजेस मतलब उसका बोथ साइड अगर काउंट करेंगे 6 पेज एंड हाफ मतलब एक पेज का जो बोथ साइड में से एक साइड को यूज करना है। तो ये 7 पेज एटलीस्ट हमें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको 8 पेज के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ एक आंसर। 8 पेजेस का नोट्स बनाने बोलती हूँ अभी, क्योंकि एग्जाम हॉल में टेंशन में रहते हो, थोड़ा बहुत आप लोग स्किप करते हो, कुछ लाइन स्किप हो जाते हैं, पूरा एग्जैक्टली हम लोग लिख नहीं पाते, इसलिए आपको 8 पेज का नोट्स बनाने को अभी बोला जाता है। अभी देखो पहला थिंग ये है कि आपको क्वेश्चन मिला क्या ना, राइट अबाउट द राइटिंग स्किल एंड ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटीज विच प्रमोट राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को हिंदी में क्या बोलेंगे? लेखन कौशल। लेखन कौशल, ठीक है। लेखन कौशल बोला जाता है, मतलब लिखने का कौशल जो आता है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल क्या है? एंड लेखन कौशल को एवं लेखन कौशल को बढ़ावा देने वाली मतलब जो भी कृतियां हैं या काम है उसके बारे में लिखे, कार्य के बारे में लिखे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे? पहला चीज है, आप लोगों ने पूछा था मैम क्वेश्चंस लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? क्वेश्चंस मैंने लिखा था। इफ आप लोगों को टाइम नहीं होता है कि अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आ गया एंड आपको उतना टाइम नहीं है, सो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मेंशन कर दो, हेडिंग जैसे मेंशन होता है ना एक टॉपिक का, तो वैसे यहाँ पे टॉपिक जैसे बीच में मेंशन होता है, बीच में ना करके यहाँ पे करना, स्टार्टिंग पॉइंट पे करना राइटिंग स्किल। जैसे एक टॉपिक आ गया राइटिंग स्किल, इतना ओनली लिख दो, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये वो मेंशन करना चाहता है कि क्वेश्चन लिख नहीं पाया, सो दैट वो हेडिंग दे दिया कि ये टॉपिक है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो भी पार्ट्स हैं वो मेंशन करेगा। तो इसके बाद देखो ब्लैक में मैंने ये मेंशन किया बट ब्लू में मैंने पूरा लिखा हुआ है, तो ये आपका इंट्रो पार्ट है, दैट इज इंट्रो पार्ट। यहाँ पे इंट्रो लिख सकते हैं हम, इंट्रो पार्ट। आफ्टर दैट इंट्रो के बाद क्या है? डेफिनेशन होगा, ठीक है। अभी बोलो मीनिंग अगर है मेरे पास, मेरा एक्सप्लेनेशन खुद का है तो मैं दे सकती हूँ, अदरवाइज यहाँ पे और थोड़ा सा मैं अलग वे से लिख रही हूँ, दैट इज टीचिंग हाउ टू राइट इन्वॉल्व मैनुअल स्किल। आप जो डेली रूटीन पे जो वर्क करते हो या फिर जो स्किल्स कौशल आप डेली रूटीन के बेसिस पे सीखते हो, जैसे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करने हैं अपने स्मॉल मसल्स को। आपके फिंगर्स में ना स्मॉल मसल्स रहते हैं, छोटे छोटे मसल्स रहते हैं, ये मसल्स जब आप एक्टिविटी करते हैं तो ये क्या होता है ना, वर्क करता है। जैसे कि ऐसे आप बेंड करो अभी उंगलियों को तो वो बेंड हो जाएगा, तो बेंड होने के लिए भी मसल्स चाहिए, ठीक है। मुट्ठी बनाते हो, होल्ड करते हो पेन को या कोई बॉल को या जग को, ग्लास को, ये सब करते हो। तो ये बोल सकते हो ना टोटल हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है राइटिंग स्किल्स में। लेखन कौशल में दोनों आपके आंखों का और आपके हाथों का, दोनों का काम एक साथ रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये मीनिंग का ही कंसेप्ट चल रहा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच दिया गया। अभी देखो आप लोग अगर स्क्रिप्ट जानते हैं, स्क्रिप्ट या फिर बोल सकते हैं जैसे कि कोई एक आकार बना रहा है या फिर कोई शेप देना है, ए लिखना है, सपोज ए लिखना है। सो ए लिखने के लिए एरो मार्क ऐसा रहता है, कुछ कुछ कॉपियां रहती हैं जैसे कि पूरे आपके राइटिंग को, हैंड राइटिंग को अच्छा करने के लिए मेंशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो ये जो प्रिंटेड स्क्रिप्ट होते हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं। वैसे सेम अ लिखने के लिए भी स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। ऐसा आपका एरो मार्क होगा, ऐसा एरो मार्क होगा, ऐसे करके मेंशन करना है बोल के उसके ऊपर लिखना है, ऐसा मेंशन रहता है। तो स्क्रिप्ट कौन सा चूज करें, ठीक है। अभी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट का एक मेंशन हो गया। अभी देखो बीच में मैंने क्या किया, इसको पॉइंट आउट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ब्लैक में लिखा, क्योंकि यहाँ पे कौन से पॉइंट से समझ नहीं आए थे। तो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच एंड कंसिडरेशन बिफोर टीचिंग राइटिंग। तो राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या चूज करेंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या चूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो डायग्रामेटिक तो नहीं है बट जैसे आपको टाइम सेविंग हो इसलिए डिवाइड करके हमने लिख दिया। इससे क्या होगा ना, जो पॉइंट्स आप भूल जा रहे हो वो भी आपको रिमेम्बर हो जाएंगे। अभी चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, चॉइस ऑफ स्लैंट, मतलब स्लैंटिंग वे में लिखना, कौन सा स्लैंट होगा, बैकबोर्ड स्लैंट है या फिर बोल सकते हो बैकवर्ड भी एक आता है ब्लैक बोर्ड में, जो कि बच्चे पहला स्टार्ट करते हैं स्लेट में पढ़ना लिखना, पढ़ना नहीं लिखना, तो वो है फॉरवर्ड है, इरेक्ट है। तो ये समझाना है। आफ्टर दैट, आफ्टर लर्निंग एबव प्रोसेस, पहले का जो भी प्रोसेस है वो पढ़ने के बाद क्या हुआ, जब भी पॉइंट्स को हाईलाइट करना रहता है एंड आपके पास ब्लू के डिफरेंट सेट्स नहीं है, अंडरलाइन नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे स्टार मार्क में नोट पॉइंट्स लिख सकते हो। आंसर्स आपका है तो आप जितना अच्छे से लिखे वो बेटर रहेगा। देन इंटरैक्टिव अप्रोच एक आएगा,
ठीक है, स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल, स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे करके आपके पॉइंट्स आते हैं। तो ये पेज एक क्या हो गया, रिपीट हुआ है। स्टेज 2 ये है, एक्सपर्ट सजेशंस, कौन से मेथड से आप लोग राइटिंग स्किल को और ज़्यादा बढ़ावा देते हो, दैट मीन्स प्रमोट करते हो। तो यहाँ पे 4 मेथड है, 4 मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। किंडरगार्टन मेथड, ट्रेसिंग मेथड, प्री इमिटेशन मेथड, एफजी फ्रेंच मेथड। ये हो गया। इसके मेरिट डिमेरिट्स मतलब ईच मेथड्स के अगेन मेरिट डिमेरिट्स को आप ऐसे कंपैरिजन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड भी दे सकते हो या फिर एक के बाद एक भी दे सकते हो। देन टेक्निक्स हेल्पफुल फॉर राइटिंग स्किल, कौन से टेक्निक्स होंगे, जस्ट लाइक होता था ना, आप लिसनिंग स्किल को अच्छा करना है तो पोएम्स रिसाइट करो, या फिर जस्ट लाइक डिबेटिंग या फिर कम्युनिकेशन ऐसा कुछ था। गेम्स करना, प्ले मतलब वर्ड गेम्स खेलना, ये सब था। तो यहाँ पे वैसे राइटिंग स्किल को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अभी देखो, गुड हैंड राइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है कि गुड हैंड राइटिंग का एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहला हैंड राइटिंग वर्ड जहाँ पे भी आ गया, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू राइटिंग स्किल और लेखन कौशल के साथ संबंधित है। तो लेखन कौशल के बारे में लिखोगे। आफ्टर दैट लास्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग लिखेंगे। उसमें ये सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद अपने ओन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बस इतना ही है। टाइप्स ऑफ राइटिंग है, बहुत वेराइटीज के राइटिंग होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, एसे राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, फीलिंग इन फॉर्म्स, लेटर राइटिंग, कॉम्पोजिशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंफॉर्मेशन राइटिंग, पूरे पूरे पॉइंट्स को लिखा गया है। एंड ये चीज़ आपको दिखा रही हूँ, इसको बनाना नहीं है टोटली, कि बच्चों को आप जो सिखाते हो वो राइटिंग को कैसे कैसे वो प्रमोट करता है, खुद से कैसे सीखता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है। थोड़ा सा आइडिया मिला कैसे लिखना है आंसर, यस और नो? कंक्लूजन देखो, राइटिंग स्किल है, कंक्लूजन आप क्या देंगे, कौन से स्किल का बेटर जो आपका टेक्निक्स है, या फिर जो कि प्रमोट कर रहा है, सजेशंस दे सकते हो। यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकते, यहाँ पे हम सजेशंस दे सकते हैं, बिकॉज एज ए टीचर हमें स्किल्स को डेवलप करना है। सो दैट जितने भी स्किल्स होते हैं वहाँ पे आप सजेशन दे सकते हो, आप वहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकते। इसका कंक्लूजन क्या देंगे कि राइटिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे ये करेंगे, तो उसी को मान लो, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं डाल के यहाँ पे सजेशन वर्ड यूज करना है। ठीक है, ओके, चलो। अभी हिंदी बच्चे थोड़ा समझे, कुछ आइडिया मिला आप लोगों को, यस और नो, फटाफट बोलो। हेलो, आइडिया मिला या नहीं मिला? ओके ओके, चलो। अभी देखो, फटाफट से मैं समझा रही हूँ, एंड हिंदी में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। ठीक है, हिंदी वाला जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छा है, उसको कर लेना। ठीक है, एंड अगर किताब में अच्छा मिलता है, ठीक है, किताब भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है जो मैडम ने दिया है मतलब उसी को करके जाना है। आप अपना नोट्स बनाना सीखो, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो। मैं पैटर्न दिखा रही हूँ, आपको एक तरह से गाइड कर रही हूँ। अगर लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं होता है, इसी नोट्स को पढ़ के जा सकते हो, बट अगर टाइम है, हमारे पास अभी टाइम है, तो एक ऐसा नोट्स बनाएंगे जो दोनों पेपर के लिए यूज हो जाए। जैसे कि आपके हिंदी भाषा है, हिंदी पेडागोजी भी है, मेथड्स पेपर है, तो उसमें भी भाषा कौशल आएगा, उसमें भी आपका लेखन कौशल आएगा, तो उसके लिए भी बन जाएगा, एंड इस बुक के लिए भी बन जाएगा। तो अच्छे से बनाओगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ठीक से बनाना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया। सो राइटिंग इज वन ऑफ द स्किल डेवलप्ड इन आवर स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग ए लैंग्वेज। राइटिंग स्किल किसका पार्ट है बता दो, फिर से आज बोल देती हूँ। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज मतलब क्या है, भाषा। भाषा कौशल जो होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। देर आर 4 parts under that language skill. The first part is the listening skill, second part is the speaking skill, third part is the reading skill, and fourth one is the writing skill. तो हम बोल सकते हैं आपका जो राइटिंग है मतलब लेखन है सबसे अंत में आएगा या लास्ट में आएगा। रीडिंग जो होता है जिसको हम क्या कर रहे थे, नहीं प्रीवियस क्लास में बोले, रीड आउट करते हैं या पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन उससे लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वेरिएशंस आते हैं। स्पीकिंग स्किल में हमें बोलना पड़ता है, तो इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन पार्ट, ये आपको बातचीत करने के लिए, वार्तालाप के लिए हेल्प करता है। लिसनिंग स्किल में हमें सुनना पड़ता है, तो दिस वन इज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड लास्ट वन इज अ फोर्थ। हो गया। अगर किसी ने पूछा, आज कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोई भी क्विज ग्रुप में नहीं हो, आई थिंक क्विज ग्रुप में है क्या कोई, एनीवन? टेलीग्राम में क्विज ग्रुप में है हमारे, नहीं है ना? सो मैं आप लोगों को क्विज ग्रुप में ऐड करने के लिए दे दूंगी, या फिर हमारा जो मेन ग्रुप है वहां से ही आपको मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। कभी कभी वहां पे मैं क्विजेस देती हूँ, या एग्जाम के रिलेटेड जो भी नोटिस आता है वो वहां पे भी मिलता है, क्विज भी होता है पेडागोजी का, एंड जो भी अकॉर्डिंग है। तो आज एक क्विज दूंगी,
तो उसमें देखना आपको रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स आपके कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे एंड कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो पता चलेगा। सीटेट के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ जो अवेलेबल नहीं है वो ऑनलाइन मोड पे हुआ था इसलिए अवेलेबल नहीं है, वो भी शेयर होगा। टीबीडब्ल्यूज भी अवेलेबल है वहाँ पे, आप पढ़ सकते हो जो ओडिया मीडियम से देना चाहते हैं। बट इंग्लिश मीडियम का एक 800 पेजेस का 800 प्लस पेजेस का बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो भी होगा अवेलेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी एंड वो ग्रुप पूरा सेपरेट है। 10 ग्रुप बोल रही हूँ ना, इतना सारा ग्रुप लग रहा है आपको, जब आप हैबिचुएट हो जाओगे वो भी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो मैं आपको शेयर करूंगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। जिनको मन होगा, बहुत कम बच्चे हैं वहाँ पे, 185 समथिंग बच्चे हैं, तो जिनको मन होगा प्रिपरेशन का वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्विजेस आज शेयर करूंगी, ज्वाइन कर लेना। इसके बाद क्लासेस के बाद वहाँ पे क्विज होंगे, तो आप क्विज दे सकते हो, देखना ट्राई करना कैसा हो रहा है, ठीक है। अभी चलो, सो राइटिंग इज वन ऑफ द स्किल्स डेवलप्ड इन आवर स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग ए लैंग्वेज। जब आप टीचिंग करते हो, क्या करते हो, कौन सा टीचिंग करते हैं ना, लैंग्वेज के ऊपर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे लैंग्वेज पढ़ाते हुए बच्चों का लास्ट तक क्या आता है ना, राइटिंग स्किल, लेखन कौशल का डेवलपमेंट होता है। इट इज दो राइटिंग दैट ए पर्सन इज एबल टू कन्वे हिज थॉट्स। क्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि राइटिंग जो होता है एक पर्सन के लिए, एक इंसानों के लिए एक माध्यम है कि वो क्या कर सकता है, अपने थॉट्स को बता सकता है, अपने आइडियाज को बता सकता है दूसरे पर्सन को हु आर नॉट प्रेजेंट देयर। जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है वो उनको बताना है। सपोज देखो, हिस्ट्री, हिस्ट्री ओनली आप क्या सुन के याद रख सकते हो, नहीं इस, बट हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक में किसी ने लिखा होगा, बिकॉज पहले के टाइम पे तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो पहले के जो हस्तशिल्प होते थे उसके माध्यम से, एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेराकोटा आर्ट्स होते थे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मुद्राज होते थे या जो भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उससे जो कलेक्टेड मटेरियल्स हैं, या फिर जो डेकन प्लेट्यूज हैं, सबके बारे में धीरे 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 करके डेवलप किया गया। तो वो सारा चीज किस में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है, रिटन फॉर्मेट में आता है। तो रिटन इसलिए लास्ट पॉइंट है जहां पे थॉट्स एंड आइडियाज आप बता सकते हो, जो आपके पास भी नहीं है उन लोगों के लिए भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। सबके घर जाके मैं आपको दिखा रही हूँ क्या, नहीं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दी एज ए पीडीएफ। तो पीडीएफ जब मिल गया तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो दैट मीन्स रिटन मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल होता है एंड कमिंग टाइम पे, कमिंग जनरेशन को भी ये हेल्पफुल करेगा। अभी देखो नेक्स्ट डेफिनेशन एक छोटा सा तो देंगे, अकॉर्डिंग टू बैकॉन। क्या है नाम, बैकॉन है, ठीक है, BACON। अकॉर्डिंग टू बैकॉन, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। क्या लिखा गया है देखना, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। क्या बोला गया, 3 पार्ट बोला गया आपके लाइफ के लिए, 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, रीडिंग। रीडिंग आपका कौन सा मतलब कितने नंबर वाला आप बोल सकते हो कौशल है, कितने नंबर वाला स्किल है बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड वन। सो रीडिंग क्या कहता है, ये थर्ड स्किल है, ये आपको फुल मैन बनाता है, ठीक है। फुल मैन बोला गया, फुल मतलब यहाँ पे वो अप्रैल फुल वाला फुल नहीं है, ये आपको एक कंप्लीट अपीयरेंस देता है। जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपका एक कंप्लीट अपीयरेंस और स्टेटस आता है। कॉन्फ्रेंस, जब आप कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट करते हो या अटेंड करते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्रेंस से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हो एंड बहुत कुछ सीखते हो, तो दैट इज अ रेडी मैन, तैयार हो गए हम, ठीक है। राइटिंग क्या बनाता है ना, राइटिंग से एक्चुअली आप अपने आइडियाज को सबके साथ शेयर करते हो। देखो आप लोग इवन सोशल मीडियाज में बहुत एक्टिव रहेंगे, कोई ना कोई तो सोशल मीडियाज में आप एक्टिव हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप हो गया या डिफरेंट थिंग्स हो गया। कभी भी आप बताओ, आप में से कितने लोग हो जो कंफर्टेबल हो कोई भी चीज को ना लिख के बोलने में, बहुत कम लोग होंगे। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग, कुछ भी चीज पूछना हो तो हम अगर कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बोलने के लिए तो हम फट से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राइटिंग क्या करता है, आपको एग्जैक्ट मैन बनाता है। क्या आप एग्जैक्टली किसी को बोलना चाहते हो या कंप्लीटली किसी को शो करना चाहते हो, उस चीज के लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो 3 पार्ट्स हो गए। रीडिंग क्या बनाता है, एक इंसान को फुल मैन बनाता है। कॉन्फ्रेंस जब आप अटेंड करते हो, जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर, तो वो आपको रेडी मैन बनाता है, तैयार बनाता है। एंड राइटिंग आपको एग्जैक्ट मैन बनाता है, ठीक है, एग्जैक्ट मैन बनाता है। अभी बोलोगे मैन होगा वुमेन नहीं होगा, कि मैन मतलब इंसान, मनुष्य, ठीक है। अभी नॉर्मल मैन हमने बोला है, अगर हम लोग जेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैन वुमेन अलग आएगा, ठीक है। अभी देखो, टीचिंग हाउ टू राइट इन्वॉल्व मैनुअल स्किल। कैसे हम लोग जब राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो मैनुअल स्किल का क्या काम है, मतलब मैनुअली क्या क्या होता है। अभी देखो, स्किल क्या है ना, एक कौशल है, एक विद्या है, ठीक है, ये एक लर्निंग फेज है। जब भी आप कोई चीज को सीखते हो दैट इज
इट्स योर लर्निंग फेज, ये आपका लर्निंग फेज है। एंड स्पेशली द राइटिंग स्किल इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स। अच्छा याद होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट, दो टाइप के मोटर डेवलपमेंट होते हैं। मोटर डेवलपमेंट कौन सा बता दो, याद है? रिलेटेड टू मसल्स, बहुत बार पढ़ाई हूँ, बताओ दो। फाइन एंड ग्रॉस, ठीक है, यस, फाइन एंड ग्रॉस, ठीक है। तो वही चीज है, फाइन में क्या होता है, ऑलवेज याद रखना कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है, अच्छा मुझे बता दो, जो बिग हम बोलते हैं बहुत ही हेल्दी पर्सन है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? और बहुत बड़े आकार में है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बड़े को और भी बोला जाता है स्थूलकाय, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्थूलकाय, मतलब ये आकार में बड़ा है। अच्छा स्थूलक के ऑपोजिट में क्या आएगा? बहुत बड़ा है, तो इंग्लिश में तो हम लोग बोल देते हैं स्मॉल, बिग स्मॉल। तो अभी बताओ स्थूल का ऑपोजिट क्या होगा? क्या होगा? सूक्ष्म, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग समझ लो, आपके जो मसल्स होते हैं, अगर बड़े मसल्स हैं तो वो हो जाएगा ग्रॉस। बड़े मसल्स हैं वो होगा ग्रॉस, मतलब स्थूलकाय, और स्थूल मतलब बड़ा। एंड जो फाइन है, फाइन मतलब छोटा, फाइन मतलब यहाँ पे छोटे मसल्स का काम है, छोटा मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो राइटिंग स्किल में इन्वॉल्व है, देखो आपके फिंगर में कौन से मसल्स है? ऑलरेडी मैंने बताया था, बताओ। फिंगर क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सर मसल्स, भूल गए ना? सब भूल गए? फ्लेक्सर मसल्स, हाँ फ्लेक्सर्स, ठीक है। आपके फिंगर को टच करो, टिप पोर्शंस हैं, आपके फिंगर जो पाम के साथ जॉइंटेड है, ये जो आपके फिंगर्स हैं, ये जो यहाँ तक का पोर्शंस है ना, ये सारा जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनका एक्टिविटीज हो रहा है, तो वो मसल्स का नाम है फ्लेक्सर मसल, बिकॉज ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके फिंगर्स हो गए, या रिस्ट पोर्शन देख लो, रिस्ट पोर्शन को आप 360 डिग्री मूव कर सकते हो, घुमा सकते हो, यस और नो? ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका फिंगर्स पूरा स्टिफ होता, सोच लो ऐसे ही रहता, और मुड़ता नहीं, एंड आपके रिस्ट भी यहाँ पे टर्न नहीं हो पाते, मतलब ये घूमते नहीं, तो क्या आप लिख पाते? इज इट पॉसिबल? बस, तो इस अकॉर्डिंग आप समझ लो फाइन मसल्स और बोल सकते हो स्मॉल मसल्स जो सूक्ष्म है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ही एक्टिविटीज से कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड आईज के मूवमेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्नर, आपको पता है दो टाइप के लर्नर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू राइटिंग, ठीक है। एक होते हैं नॉट ट्राई टू लर्न राइटिंग एंड लैंग्वेज, मतलब जो क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना पसंद ही नहीं करते, लिखना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लर्न नहीं करना चाहते कोई भी लैंग्वेज को। और एक टाइप के लर्नर्स होते हैं ट्राई टू लर्न राइटिंग ओनली, मदर टंग ओनली, सिर्फ अपने मदर टंग को ही पढ़ना पसंद करते हैं या लिखना पसंद करते हैं, मतलब पढ़ेंगे तो तभी लिखेंगे, तो लर्न करेंगे फिर लिखेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस देखो, एक बच्चे हैं या एक बच्चा है जो कि कुछ भी लिखना पसंद नहीं करता या किसी टाइप का राइटिंग करना पसंद नहीं करता, कोई भी लैंग्वेज हो, बट यहाँ पे दूसरे में क्या है ना, मदर टंग को वो लिखना पसंद करता, बाकी लैंग्वेज को पसंद नहीं करता। तो अभी देखो ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशन मतलब जो ओल्ड होता है, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग देख लो कि कैसे बच्चों में स्टार्ट करते हैं हम राइटिंग स्किल को और लेखन कौशल को ना, स्टार्टिंग विद द होल्डिंग पेन, पेन को पकड़ना सिखाते हैं, पहले पेन हो चौक हो उसको पकड़ना सिखाते हो। आफ्टर दैट क्या करते हो, बार बार प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस विद चॉक एंड स्मॉल बोर्ड, स्लेट का वर्क हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस। अभी जब भी वर्ड आ जाए कि ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, दैट मीन्स आप स्ट्रेट लाइंस को क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, बना रहे हो। तो अभी देखो पहले हम लोग कैसे टाइप के स्टार्ट करते हैं, ऐसा स्ट्रेट लाइंस खींचना सीखते हो, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट क्या बोल सकते हैं हाइट्स के, मतलब जैसे छोटे बड़े ऐसे ट्राई करते हैं। आफ्टर दैट स्लैंट करना स्टार्ट करते हैं, देन सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेटर स्टार्ट होता है, हो गया। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने सीखा हुआ है नॉर्मली। जो स्लेट चाहिए, चौक चाहिए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले चौक पकड़ना सीखेंगे कैसे होल्ड करते हैं, आफ्टर दैट ये हम चौक से बनाना कुछ स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, जब पेन होल्ड करते हो, क्या पेन होल्डिंग जो एक टाइप का एबिलिटी है, स्किल है, ये सबका सेम है? सेम है? नो, सबका स्टाइल अलग है, पेन पकड़ने का स्टाइल सबका अलग है, ठीक है। सब एक तो हो सकते हैं लेफ्ट राइट में हो सकते हैं, लेफ्टी और राइटी हो सकते हैं, अदरवाइज अगर एक हैंड में ही करते हैं तो उनका पकड़ने का स्टाइल बहुत अलग आता है। कुछ लोग होते हैं पेन को बहुत ही टिप पोर्शन में पकड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा मीडियम, और कुछ लोग बहुत ऊंचे में पकड़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं।
ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट अप्रोच देख लो। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच कंसिडरेशन बिफोर टीचिंग राइटिंग। मतलब हमें क्या करना चाहिए राइटिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए। आगे राइटिंग स्किल को अगर आगे ले के जाना है या फिर उस स्किल्स को सिखाना है तो क्या करोगे? पहले तो एज अ टीचर आप चॉइस करोगे स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट क्या होता है? आप लोग देखियो हस्ताक्षर दिया जाता है या हस्ताक्षर की किताबें होते हैं या हैंड राइटिंग कॉपीज होते हैं, वही सबको हम क्या बोलते हैं? राइटिंग स्क्रिप्ट बोलते हैं। राइटिंग स्क्रिप्ट बोलते हैं। हस्तलिपि जो सुधारने के लिए किताबें होते हैं वो सबको बोला गया। चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट में पहले तो आप देखोगे कि बच्चे को कौन सा लैंग्वेज सीखना है, उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स, सर्कल्स, स्ट्रोक्स, डॉट्स क्या देना है। बच्चे को आकार सिखाओगे, ईकार सिखाओगे, क्या सिखाओगे? मतलब ऐसे सिखाना है या सो के सिखाना है, जस्ट ऐसा लाइन सिखाना है, सर्कल सिखाना है, क्या सिखाना है, उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम सारे लैंग्वेज में वेरिएशंस आते हैं। क्या वेरिएशन है? जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ हिंदी, तो हिंदी में आप ऐसे लिखते हो अ आ जो भी हो गया। बट अगर मैं बोलूँ उड़िया तो ऐसा उसका वेरिएशन आया। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश तो इसका वेरिएशन ऐसा है। मतलब देखो ये पूरे स्ट्रेट स्ट्रेट आते हैं। ये सारे स्ट्रेट स्ट्रेट आते हैं एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंटिंग, स्लैंटिंग स्ट्रोक्स, स्लैंटिंग स्ट्रोक्स। तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आते हैं लिखने के स्टाइल्स में भी एंड प्लस स्क्रिप्ट में भी। तो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से वेराइटीज के स्क्रिप्ट लेना है। तो एक आता है प्रिंट स्क्रिप्ट, दूसरा आता है कर्सिव स्क्रिप्ट। प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है? जिसमें प्रिंटिंग रहता है, लेटर्स आर नॉट जॉइंट टुगेदर, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द लर्नर। तो ऐसे कुछ बुक होगा एंड उसमें ना क्या होगा बोलो, कि ओनली ऐसे इम्प्रेशंस होंगे, इम्प्रेशन नॉट इम्प्रिंट्स, इम्प्रेशंस होंगे। मतलब ऐसे छोटे छोटे से गैप पोर्शन होंगे जिसको देख के लिखना है, जिसको देख के और उसके ऊपर पेन चला के लिखना है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट टाइप के होते हैं। और एक होता है जो कर्सिव होता है, दैट मीन्स वहां पे आपको पूरा ए ऐसा लिखा गया है बट लाइट कलर के इंक से। तो वहां पे पूरा एरो मार्क गिवन होगा कि कैसे आपको लिखना है। ऐसे एरो मार्क गिवन होगा तो उससे आप कर्सिव राइटिंग सीखोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे कर्सिव राइटिंग अगर हमें सीखना है तो ऐसे करके पूरा एरो मार्क का मेंशन होगा। ठीक है, तो ऐसे जो चीजें होते हैं उसके लिए प्रिंटिंग स्क्रिप्ट अलग अलग आता है। तो प्रिंट स्क्रिप्ट एक है एंड कर्सिव स्क्रिप्ट एक है। ठीक है, अभी देखो चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थोड़ा सा ब्लर है बट समझ आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल व्हिच कैन बी ऑलवेज प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट्स अर्लियर। देखो बच्चों को आप घर पे लैंग्वेज सिखाते हो बिफोर गोइंग टू स्कूल और बिफोर एडमिटेड इन द स्कूल। ठीक है ना? जब भी हम उसको एडमिशन दिलाने जाते हैं उससे पहले हम लोग घर पे एबीसीडी कुछ कुछ सिखा देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें नंबर 1 2 3 4 सारे सिखा देते हैं। तो एक टीचर जब सिलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर लैंग्वेज मटेरियल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपरली उनको सिलेक्ट करना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पहले से कुछ सीख के रखे हैं एंड सडन पीरियड में अगर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए तो उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इंपॉर्टेंट है। अब देखो चॉइस ऑफ स्लैंट। कितने टाइप के स्लैंट होते हैं? स्लैंट मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ऐसे स्ट्रोक्स मारते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा बोलो किसी को कुछ डाउट है? यस प्लीज बोलिए। हाँ। हम्म, लैंग्वेज मटेरियल। लैंग्वेज मटेरियल जो स्क्रिप्ट है वो भी एंड जिस लैंग्वेज से बच्चों से आप बात कर रहे हैं वो भी। बिकॉज राइटिंग से पहले ही रीडिंग आता है। हाँ, 2 चीज़ है। एक है आपको प्रिंटिंग मटेरियल्स जो है या स्क्रिप्ट्स जो है उसको चूज़ करना है, प्लस जो लैंग्वेज आप बात कर रहे हैं उससे। क्योंकि जो भी छोटे बच्चों से आप जिस लैंग्वेज से बात करेंगे वो उसी में ही इंटरेस्ट देता है। तो उस अकॉर्डिंग उसके लिखने का स्टाइल भी चेंज होगा धीरे-धीरे। जैसे कि ए बोलोगे तो वो ए ही लिखेगा। अगर हम लोग बोल दें कि ये ए है बट बोलने के टाइम पे मैं बी बोलूँ तो बच्चों का रॉन्ग होगा कंसेप्ट। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल चूज़ करते हैं कि लैंग्वेज मटेरियल क्या है। जो कि किंडरगार्टन में होता है। किंडरगार्टन में आप लोग देखे हो क्यूब्स के थ्रू पढ़ाते हैं, क्यूब्स में एबीसीडी मेंशन होता है या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे मेंशन्ड होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग लैंग्वेज मटेरियल्स बोलते हैं। ओके, चलो। अब देखो ओके, ओके, ठीक है। 3 टाइप ऑफ क्या है? स्लैंटिंग है। ठीक है? आप लोग देखना, पहला जो चीज़ है ब्लैक बोर्ड भी होता है और एक वर्ड में बोल सकते हो कि फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड भी होगा। अच्छा ब्लैक बोर्ड स्लैंट क्या होता है? जो आप ब्लैक बोर्ड में या स्लेट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा कभी-कभी जब हम लोग स्लेट में पढ़ते थे तो नॉर्मली तो बहुत सारे बच्चे स्लेट में पढ़े होंगे, मैंने खुद पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को ऐसे लाइन खींचा जाता था? लाइन खींच के लिखा जाता था? ओके, ओके।
तो ये आपका बोल सकते हो ब्लैक बोर्ड स्लैंट है, ठीक है? ये ब्लैक बोर्ड स्लैंट है। सो इसके बाद और एक मैं समझाती हूँ, क्या है? एक मैं बोल रही थी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, जो स्ट्रोक्स जाएँगे वो आगे की तरफ जाएँगे, जैसे ऐसा, तो आगे की तरफ जाना है, ठीक है? पीछे की तरफ नहीं आना है। अगर मैं बोलूँ बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड नॉर्मली होता नहीं है, नॉर्मली बैकवर्ड होता नहीं है, अगर बैकवर्ड हुआ भी तो ऑपोज़िट में जाएगा। एरो मार्क के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, ऑपोजिट में जाएगा। तो हम तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऐसे उल्टा करके तो नहीं लिख सकते। तो इम्पॉसिबल होता है, इसलिए बैकवर्ड बहुत ही कम होता है, ठीक है? फॉरवर्ड स्लैंटिंग ही होता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना। आपके जितने भी अक्षर होते हैं, अक्षर ज्ञान हम लोग लेते थे बचपन में, सबका फॉरवर्ड और इरेक्ट स्लैंटिंग होता है। अ आ से लेके सब कुछ का क्या होता है, इरेक्ट पोजिशन में लिखे जाते हैं। इरेक्ट मतलब सीधे सीधे लिखना। जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, ठीक है? ऐसा मैंने कुछ लिखा तो ये पूरा सीधा सीधा है, ठीक है? सीधा 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 सीधा, ठीक है? अगर मैंने बोला आम, ठीक है? आम, सो यहाँ पे जो भी लिखा गया वो भी सीधे सीधे है, सुला के हमने नहीं लिखा। दैट मीन्स वो सोया नहीं है, लाई डाउन नहीं करेगा, वो सीधे सीधे चलेगा। सो ये हो गया आपका स्लैंटिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज। अभी देखो, आफ्टर लर्निंग एबव प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं आपने सब कुछ पढ़ लिया। सो गोज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस व्हेन ही और शी राइट्स ए पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। जब बच्चा अभी क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सीख गया है, लिखना सीख गया है, तो हम तो सिर्फ बचपन का नहीं पढ़ेंगे ना, कि छोटे बच्चों को किस कैसे लिखाना है। अभी तक जितना पढ़े वो छोटे बच्चों के लिए है, बहुत ही जो किंडरगार्टन मेथड में होता है, या फिर बच्चे को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल से, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप से, साइज से, ट्राइंगल से, तो वो सारे किंडरगार्टन में आते हैं। तो यहाँ तक जो पॉइंट पढ़े तो वो सारा था छोटे बच्चों के लिए। अभी इसके बाद आता है थोड़ा सा किसके लिए, जो बच्चे कॉम्पोजिशन लिखेंगे। कॉम्पोजिशन मतलब ए से कंपोज कर सकते हैं, दो लाइन लिख सकते हैं, किसी चीज का आंसर दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन का, तो वैसे टाइप का जो अपना आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा बताओ, क्लास 2 3 का बच्चा खुद से ऑर्गेनाइज कर पाएगा कि नहीं, एक दो लाइन? ये सुनो। ओके, दैट मीन्स उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन उसके माइंड में होना चाहिए। तो ये बोल सकते हैं कि इसके बाद का जो पॉइंट है, ये कौन सा अप्रोच में आया, इंटरैक्टिव। जब हमें एक दूसरे से आइडियाज मिल जाते हैं, थॉट्स मिल जाते हैं, या शेयर हो जाता है, तो उसको हम इंटरैक्टिव बोलते हैं। सो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज, भाषा सबसे बड़ा है। The major aim of language teaching is to develop in our learners the ability to communicate. सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हम क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो बड़े होके बातचीत कर सके। ये बातचीत नहीं जो एक दूसरे के साथ हम गपते हैं या फिर बात करते हैं, ये बात नहीं, जो भी हमारे कल्चर को आगे ले जाए, इंटरेक्टिव वे में आइडियाज शेयर करे और भी आइडियाज को बड़ा करे, तो उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज स्किल बहुत बड़ा चीज है। तो इन ग्रामर एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन प्रोसेस। टू प्रोमोट इंटरेक्शन, अगर हम इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज लिवली अटेंशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द लर्नर्स। अच्छा बताओ, आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को कभी ना कभी तो पढ़ाए होंगे घर पे, तो छोटा भाई या बहन या कोई कजिन कुछ तो होगा। जब पढ़ाते हो तो एक चीज नोटिस किया हो, अगर बहुत छोटा है तो एंड अटेंशन नहीं दे रहा है, उस मतलब गंभीर भाव से नहीं बैठा है आपके सामने में, या आपका बात नहीं सुन रहा है, क्या वो समझ पाएगा आप क्या बताना चाहते हो? या क्या वो मतलब जो भी चीज़ याद रखना चाहते हो, मतलब बोलना चाहते हो कि हाँ तुम इस टेबल को याद कर लो, ये पॉसिबल है क्या वो समझ के याद रखे? नहीं। अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड आता है, अटेंशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव रहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं पार्टिसिपेशन तो कर लिया, बट कुछ टाइम के बाद डल हो जाता है, मतलब करेंगे करेंगे, हाँ हो गया, और नहीं करना, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ऐसा बात करेंगे। कुछ बच्चे होंगे बहुत ज्यादा अटेंटिवली थ्रू आउट सेशन रहेंगे। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है? अटेंशन देना, एक्टिव पार्टिसिपेशन देना लर्नर्स का काम है। अगर वो कर रहे हैं तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर होते जाएगा। अच्छा, ये भी वन काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक स्किल है या आइडिया है, जो कि आपके आईक्यू को भी डेवलप करता है। आईक्यू, जो बच्चा बहुत सुनता है, बहुत लर्न करता है, अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहता है, एंड चारों तरफ का नॉलेज एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट है लेता है, उसका आईक्यू ऑटोमेटिक है, फास्टर वे से ग्रो करेगा। आईक्यू ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आईक्यू रहता है, मतलब स्टार्टिंग फॉर्म में रह गया 25%, तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे कि चारों तरफ से आप डेवलप करते हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। जो बच्चे पहले के टाइम पे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ते थे, आप सुने हो कि नहीं, बड़े होने के बाद उन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है या बड़ा जॉब किया है, सुने हो?
स्कूल में बहुत बेकार थे। अच्छा, तो देखो आईक्यू का भी डेवलप होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज स्किल को अच्छे से सीखे बच्चे, अटेंशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहे। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्टेजेस, पढ़ना पड़ेगा स्टेजेस। तो एक ना वर्ड है पेनमेनशिप, ठीक है? पेनमेनशिप, पेमेंट नहीं है, पेमेंट वर्ड नहीं बोलू, पेनमेनशिप, ठीक है? अच्छा, तीनों वर्ड को अगर तोड़ देते, पेन मतलब क्या है? कलम, मैन मतलब ह्यूमंस एंड शिप मतलब जहाज, ठीक है? ये तीनों वर्ड का बहुत ही गहरा मतलब है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो आपको पता चलेगा। एक पर्सन लेटर्स लिखना सीख रहा है, उसका कंट्रोल, शिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कैप्टन के लिए बताओ? कंट्रोल, कंट्रोल, बैलेंस, बैलेंस, कंट्रोल एंड बैलेंस। सो आप बताओ, आप जब छोटे थे क्या आपके हाथों में स्टार्टिंग से ही बैलेंस था, कंट्रोल था? नो। मीन्स हमें बच्चों को पहला तो वो सिखाना है। तो जैसे सिप में कंट्रोल होता है, तो वैसे ह्यूमंस को पेन के साथ कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, कोई भी लेटर लिखना हो तो ट्रेनिंग ऑफ पेनमैनशिप। तो यहाँ पे बच्चा क्या सीख रहा है? हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। यहाँ पे इंग्लिश लेटर लिखा गया है, तो इंग्लिश को छोड़ के कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी अक्षर। तो कोई भी अक्षर लिखना सीखना हो तो छोटे बच्चे, पहले हम कितना अच्छे से अ लिख रहे हैं, अभी मेरा भी गंदा हो गया। सो ऐसे हम लोग सिखाते हैं कि ओ लिखो। सो कुछ बच्चे होंगे ऐसा लिख के खत्म, सो आधा अधूरा लिखते हैं। तो वहां पे बच्चों को कंट्रोल करना सिखाना पड़ेगा कि कैसे आप लिखोगे कोई भी अक्षर को, लेटर्स को। हो गया। अभी नेक्स्ट, ये पेज डबल हुआ है, चेक करना। स्टेज 2, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको लेटर्स को अरेंज करना है, कैसे लिखना है, कौन से लेटर को किसके बाद लिखना है एंड कैसे लिखना है। जस्ट लाइक ए, देन बी, देन सी, देन डी, ऐसे जो आप लिखते हो, आपको क्या पता है कि एक के बाद एक आता है, ए बी सी डी ई एफ जो भी आएगा। सो यहाँ पे आपको लेटर अरेंज करना रहता है। तो लेटर राइटिंग वाइल टीचिंग लेटर फॉर्मेशन, कैसे लेटर फॉर्म होते हैं। द टीचर शुड टेक कैपिटल लेटर्स फर्स्ट, ऑलवेज देखोगे नहीं, अक्षर में अ आ का कोई भी छोटा लेटर नहीं होता, मतलब स्मॉल लेटर्स या स्मॉल, मतलब जो भी अक्षर हैं छोटे छोटे अक्षर नहीं होते। हमारे जो वर्ण होते हैं वो एक ही वेराइटी में होता है, बट इंग्लिश में दो वेराइटीज हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो हम जब भी बच्चों को सिखाते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? ए बी सी डी से, दैट मीन्स कैपिटल लेटर से। उसके बाद हम लोग बच्चों को इजीली, जब वो समझ जाए कि ए बी सी डी क्या है, उसके बाद हम लोग स्मॉल लेटर्स को राइट करना सिखाते हैं। सो यहाँ पे हो गया इतना पॉइंट्स, ठीक है? ये स्टेज 1 एंड 2 हो गया। अभी देखो एक्सपर्ट सजेशन, क्या देंगे एक्सपर्ट सजेशन, मतलब कितने वेराइटीज में, मेथड्स में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। सो फर्स्ट वन इज द किंडर गार्डन, नॉट गार्डन, दैट इज किंडर गार्डन, ठीक है? किंडर गार्डन एक पर्सन का नाम था, उन्होंने क्या क्या था, मतलब उनके एक सरनेम उनको मिला था किंडर गार्डन। तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस। एंड किंडर गार्डन मतलब था छोटे बच्चों के साथ वो बहुत ज्यादा एक्वांटेड थे, सो वहां से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, ठीक है? तो किंडरगार्टन जो मेथड है, तो पहला स्टार्ट किसने किया था वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किंडरगार्टन बॉक्स एक होता है, या फिर जो स्कूल्स होते हैं किंडरगार्टन मतलब छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, किंडरगार्टन कौन सा टाइप का स्कूल है? बता दो, फटाफट बता दो, कौन सा टाइप का स्कूल है? किंडरगार्टन प्ले स्कूल्स है, प्ले स्कूल्स है। सो प्ले स्कूल्स में क्या होता था, पहले के टाइम पे वुडन ब्लॉक्स में पढ़ाया जाता था, वुडन ब्लॉक्स, ठीक है? छोटे छोटे से वुडन के बॉक्स आते थे, या ब्लॉक्स बोल सकते हो, ऐसे स्क्वायरिश टाइप के आएंगे बॉक्स। एंड इसमें क्या होता था, ए बी सी डी ऐसे करके लिखे जाते थे, जस्ट लाइक डाइस का शेप है ना, जो आप लोग लूडो खेलते हो तो उसमें डाइस जैसा शेप होता है, तो वैसे ही शेप में, एंड चारों तरफ लिखा रहता था, उसको अरेंज करना। फिर ट्राइंगल, सर्कल, सब कुछ है। So in this method, the kindergarten box made up of wooden piece is used by the learner to make a complete alphabet through joining pieces. तो ये एक मैंने बताया वुडन बॉक्स का। और एक बता रही हूँ, तो देखो छोटे छोटे से ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे ए है, ठीक है? ए नहीं बनाए, पूरा ए नहीं बना, देखो मैं छोटा छोटा चीज मैं बता रही हूँ। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे बॉक्स बन गए, ठीक है? यहाँ पे ए का इस सिंबल हो गया, यहाँ पे रह गया। सो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है?
ये फर्स्ट वाला सेकंड को अगर जॉइन कर दे तो हमारा ये बन जाएगा। तो ऐसे करके लिखना स्टार्ट हुआ था आपका किंडरगार्टन प्रोसेस में, मतलब कैसे राइटिंग स्किल को स्टार्ट करें। तो इसका हम मेरिट डिमेरिट्स को देखते हैं। किंडरगार्टन मोस्ट प्रोबेबली एक क्या होता है ना, प्ले स्कूल का मटेरियल है, तो हम प्ले मेथड बोल सकते हैं। इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एंड हेल्पफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। क्या ये बताओ, ये बड़े बच्चों के लिए पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। सो नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ऑल, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ऑल, सबके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। समटाइम्स दे आर गेटिंग बोर्ड, बच्चे भी बोर हो जाते, कितना ज्वाइन करेंगे पीसेस को, और कितना अल्फाबेट्स को ऐसे ऊपर नीचे देखेंगे। तो ये कभी कभी बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है देखना, ट्रेसिंग मेथड। ट्रेस करना। अच्छा, ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग मतलब सुने हो कि नहीं? जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं, जैसे हम बचपन में करते थे ना, कॉइन मिल जाता है तो उसके ऊपर हम पेपर को डाल के जस्ट पेंसिल से ऐसे ही करते थे, वो भी एक ट्रेसिंग है। या फिर कोई भी लेटर आपको लिख दिया गया स्लेट पे एंड उसके ऊपर बोला गया कि उसके ऊपर घुमाते जाओ, ऐसे मैंने लिख दिया अ, तो इसके ऊपर बार बार बच्चे को बोला जाएगा ऐसे घुमाते जाओ। तो ये हो गया ट्रेसिंग मेथड। तो ट्रेसिंग मेथड का क्या होता है देखो, दिस मेथड रिक्वायर्स द लर्नर्स टू मेक मूवमेंट ओवर द प्रिंटेड और राइटर लेटर्स, और रिटन लेटर्स होगा, राइटर नहीं होगा, या रिटन होगा, रॉन्ग है, एन होगा, ठीक है, रॉन्गली आर बस गया, सो यहाँ पे एन होगा। सो रिटन लेटर्स विथ अ पेन और पेंसिल, विथ अ पेन और पेंसिल। सो मैरिड क्या होगा, सेम विथ फर्स्ट लिखा गया है, तो फर्स्ट में जो जो था वही इसी पॉइंट को सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। डीमेरिट्स में क्या होगा, डिस्करेज द हैबिट ऑफ हैंडवर्क। देखो हैंडवर्क क्या होता है ना, सपोज आपने एक बार लिख दिया तो बच्चे को बार बार उसके नीचे 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 लिखना है, मतलब पूरे पेज में ए लिखना है। अगर मैं सिर्फ एक बार ए लिख के बोल दूं इसको ओवरराइट करते जाओ, ओवरराइट करते जाओ, ओवरराइट करते जाओ, तो एक एक बार में क्या हो जाएगा, बच्चा बोर्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्करेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पे ऊपर देख लो, फ्री इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मतलब कॉपी करना, सेम ट्रेसिंग मेथड जैसा ही है। तो प्री इमिटेशन मेथड में क्या आएगा देख लो यहाँ पे, इन दिस टीचर राइट्स सम लेटर ऑन ब्लैक बोर्ड और नोटबुक। ये नोटबुक का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख दी हूँ मैं, सो सॉरी, बुक होगा, बी हो जाता कभी लिखते लिखते, नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट एंड लेटर दे इमिटेटेड। तो आपको बाद में क्या करना है, इमिटेट करना है, मतलब घर के लिए मैं काम दे रही हूँ। जैसे कि आपको स्क्रिप्ट का बात बोली थी, तो मैंने कुछ बोर्ड में लिख दिया, या फिर स्लेट में लिख दिया, या फिर कॉपी में लिख दिया, ऊपर ए बी सी डी लाइंस में लिख दिया एंड मैंने होम टास्क दे दिया। अभी आपको घर पे जाके इसको पूरे पेज में कंप्लीट करना है, ऐसे नीचे नीचे। तो ये चीज़ है जो छोटे बच्चों के लिए हम करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों का क्या है, मेरिट्स देख लो, पीपल्स गेट्स ए चांस टू शो देयर स्किल। यहाँ पे बच्चे खुद से लिखने का एक कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे नीचे वो खुद से लिखेंगे। मेक्स पीपल सेल्फ डिपेंडेंट, ये बच्चे खुद पे ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। डीमेरिट्स क्या है, लर्नर समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ रॉन्ग कंसेप्शन उनके माइंड में आ जाता है, रॉन्ग वर्ड ऑल्सो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रॉन्गली ए को लिखते लिखते ए के साथ साथ कुछ एक देख लिया कि टीचर ने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो वैसे ही वो सीखते जाएंगे, ऐसा आगे बढ़ते 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 आगे चला जाएगा। तो लेटेस्ट वर्ड्स में रॉन्ग आता है। डिस्करेज द हैबिट ऑफ हैंडवर्क, अगेन ये सेम है, बच्चों को कोई और क्या नहीं मिल रहा है, कुछ अलग सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, या कोई गाइड नहीं कर पा रहा, तो वो खुद से ही जब उतना थोड़ा सा लिखते हैं तो उनको हैबिट नहीं बनता हैंडवर्क के लिए। लास्ट वन, एफजी फ्रेंच मेथड। एफजी फ्रेंच मेथड थोड़ा सा फ्री मेथड है बोल सकते हो, एंड यहाँ पे हैंड राइटिंग, हैंड मूवमेंट्स जो होते हैं उसको प्रॉपर करने के लिए सीखा जाता है, हैंड मूवमेंट्स को मतलब बहुत अच्छा करने के लिए। देन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलो करते हैं पैटर्न्स को। अब इन्हें बहुत टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, टीचिंग स्ट्रोक्स, हम लोग स्ट्रोक्स पढ़ना सीखेंगे, स्ट्रोक्स पढ़ना सीखेंगे मतलब लिखना भी सीखेंगे। तो स्ट्रोक्स क्या है देखो, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला है, ये अगेन वेराइटीज में है, इसका शेप देखना, साइजेस देखो, शेप नहीं साइजेस देखो, ये फॉरवर्ड है बट बड़ा छोटा मिला के है, बिग स्मॉल सब कुछ है। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन वाला साइन सीख रहे हैं, यहाँ पे आप प्लस एडिशन वाला साइन सीख रहे हैं। तो ये हो गया फॉरवर्ड स्ट्रोक्स, मतलब स्ट्रोक्स में क्या है, सीधे सीधे लाइंस, मतलब लाइंस में हम लोग सीखेंगे, सिंगल स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके वेराइटीज ऑफ हम स्ट्रोक्स को सीखते हैं। अभी देखो टीचिंग सर्कल्स, सर्कल्स क्या होता है, हाफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल, बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल, ओवल, तो ये वेराइटीज है। ठीक है, ये वेराइटीज है, ये सर्कल्स क्या है। टीचिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक एंड सर्कल, देखो स्ट्रोक्स एंड सर्कल्स को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रोक मतलब स्ट्रेट लाइंस वाला, सर्कल को ज्वाइन कर दो। अच्छा बताओ ये आपका क्या है,
ये स्ट्रोक है या सर्कल है? मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ये क्या है? स्ट्रोक है या सर्कल है? स्ट्रोक है। अच्छा, इसमें मैंने सर्कल डाल दिया, तो ये क्या बन गया? कौन-सा लेटर बन गया? डी, ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट वैराइटीज़ में सीख सकते हैं, पी, डी, बी, ये सब सीखा जाता है, दोनों को ऐड करके। टीचिंग कर्व्स, कर्व्स में अभी जस्ट लाइक कर्व ही एक होता है सिंबल, या कर्व्स होते हैं ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है? हाफ कर्व्स, क्वेश्चन मार्क आप देते हो एंड सी लिखते हो, तो ये सारा आपका आ गया कर्व्स में, ठीक है? वैसे ही अ जब करते हैं ना, उसमें हाफ चाहिए, देखो लिख रहे हो ना, इसमें भी कर्व्स चाहिए। अच्छा ये बता दो, ये स्ट्रोक है ना, ये स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रोक है, हो गया। ऊपर भी आप स्ट्रोक ही दे रहे हो, ठीक है? लिख रहे हो। अच्छा ये बताओ, ये हाफ सर्कल भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है? हाफ सर्कल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, मतलब इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी देखो, टीचिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, स्ट्रोक एंड कर्व्स को एक साथ ज्वाइन करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स मिलेंगे, ठीक है? कैसे? देखो, स्ट्रोक हमारा ये है, अभी कर्व में मैंने क्या किया, टी कैसे लिखते हैं? टी, ठीक है ना? टी का यहाँ तक का जो पोर्शन है ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक है। बट यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मैंने कर्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? कर्व। या फिर इस पोर्शन को लोगे तो ये स्ट्रोक है, एंड इस पोर्शन को लोगे तो कर्व है। तो वैसे डिफरेंट लेटर्स हैं। एच, देखो एच ये स्ट्रोक है, ये कर्व है, ये स्ट्रोक है, ये कर्व है। तो डिफरेंट लेटर्स ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है? हो गया। अब देखो टेक्निक्स जो हेल्पफुल होंगे राइटिंग स्किल्स को, बाय ओवर राइटिंग, अभी पढ़ के स्क्रिप्ट जो रहता है उसके ऊपर ओवर राइट करके, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। अच्छा बताओ, फ्लैश कार्ड में क्या करते हैं? मैं आपको हिंट देती हूँ। सपोज हम लोग फ्लैश कार्ड वाले गेम्स खेल रहे हैं, फ्लैश कार्ड जानते हो? कार्ड्स समझ लो, कुछ कलरफुल कार्ड्स, ठीक है? यहाँ पे आपको पिक्चर मैं कुछ दे दूं, पिक्चर्स को देख के आपको कंपोज करना है, पिक्चर्स को देख के आपको कंपोज करने हैं कुछ लाइंस। इससे राइटिंग स्किल डेवलप होगा कि नहीं? ये सुनो। ओके, बस तो फ्लैश कार्ड्स का डिफरेंट वेराइटीज हैं। कभी कभी पाई चार्ट के थ्रू पढ़ना, पाई चार्ट, दैट इज अ सर्कल हो गया, ऐसे इतना बड़ा सा सर्कल बना दिया, एंड यहाँ पे सेंटर, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, एंड एवरी पॉइंट्स में ए बी सी डी कुछ लिख दिया, ठीक है? अभी बच्चे को बोला कि तुम अपने पॉइंट्स को यहाँ पे लिखो, और एक बच्चे को बोला यहाँ लिखो, और एक बच्चे को यहाँ पे लिखना है, और एक ऐसे करके बड़े से पेपर में किया। तो ये भी हो सकता है फ्लैश कार्ड्स में, ठीक है? देन नेक्स्ट देखो, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड राइटिंग अभी मैंने आपको बताया था। ब्लैक बोर्ड मतलब आपका स्लेट हो सकता है या ब्लैक बोर्ड में भी हो सकता है पर्टिकुलरली। इमिटेटिंग द लाइन्स रिटन बाय द टीचर, टीचर जो लाइन लिख दी है कॉपी में उसको कॉपी करना, ट्रेसिंग मेथड जो था। एंड यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल, सब्स्टिट्यूशन टेबल क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन टेबल, जस्ट लाइक मैंने एक टेबल बनाया एंड वहां पे मैंने क्या किया, ए लिखा, नेक्स्ट वाला ब्लैंक है, नेक्स्ट सी आया, फिर ब्लैंक है, डी आया, फिर ब्लैंक, यहाँ पे फिर ब्लैंक, डी ई एफ जी, जी लिखा। सो ये सब्स्टिट्यूशन टेबल होता है, जो गैप है उसको आपको फिलअप करना है, मतलब छोटे बच्चों को अगर कुछ मिसिंग है उसको लिखना है। ये लेटर्स सीक्वेंस में रखने के लिए, बच्चे जैसे भूल ना जाए, लेटर्स को सीखने के लिए, सीक्वेंस में रखने के लिए ये होता है। अच्छा बचपन में जब आप लोग एग्जाम्स देते थे, जस्ट लाइक प्री नर्सरी, नर्सरी, तो उस टाइम पे आपको कैसे एग्जामिनेशन में लिया जाता है, या कौन सा टाइप का एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बताओ? हम्म, हम्म, छोटे बच्चों का, एंड उसके बाद लिखने का। अच्छा, मतलब हम बोल सकते हैं कि पोएम्स, राइम्स जो हो गया वो छोटे बच्चों के लिए है, या फिर 5 फल के नाम बोलो, राइट? राइट तो बोल नहीं सकते, हम लोग बोलते हैं नेम 5 फ्रूट्स, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, नेमिंग के ऊपर था। अगेन थोड़ा-सा ऊपर चले जाओ, एलकेजी, यूकेजी में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए टू जेड लिखो, क्वेश्चन आता है बच्चों को समझने के लिए। राइट 1 टू 50, ठीक है? फिर आएगा 51 टू 100, ऐसा कुछ कुछ आएगा। तो ये जो होता है ना, क्यों बोला जाता है ना, बच्चे को हम सीक्वेंस में देखते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पे अगर सीक्वेंस रॉन्ग हो जाए मार्क्स कट देते बच्चों का? ऑब्वियस, यहाँ पे अगर सीक्वेंस हम ए टू जेड में रॉन्ग कर देंगे मार्क्स कटेंगे। तो उस सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को अच्छे करने के लिए, सीक्वेंस को अच्छे से सीखने के लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन टेबल बहुत जगह पे यूज होते हैं, जैसे कि कोई अल्फाबेट्स है,
तो अल्फाबेट्स को अरेंज करके हम कुछ वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन टेबल यूज होता है। वो बड़े क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे सब्स्टिट्यूशन टेबल यूज किया जाता है, जैसे कि बच्चा सीक्वेंस में समझ पाए, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे अरेंजमेंट को समझ सके। ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है? क्लियर है, ये सुनो। ओके। ओके। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग। अच्छा, गुड हैंडराइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, बताओ। अच्छा, मैं अगर पूरा डिस्टिंक्टली ना लिखूं, प्रॉपरली ना लिखूं, तो क्या आप लोग समझ पाएंगे? समझ पाएंगे प्रॉपर अगर नहीं लिखती हूँ? जैसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे स्टार्ट करेंगे देन ऐसे करके लिख देते हैं। क्या ये समझ आया? मैंने इसको समझा एंड है ये। कौन सा चीज समझ आ रहा है? सेकंड वन समझ आ रहा है? तो क्लियर लिखना, डिस्टिंक्ट लिखना, प्रॉपर वे से लिखना। मतलब अल्फाबेट्स को जब लिख रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा आप अरेंज करोगे प्रॉपरली, उसके जो स्ट्रोक्स होंगे, उसके जो कर्व्स होंगे, उसको जैसे आप लिख रहे हो पता चले, लोगों को पता चले। तो ये होता है आपका डिस्टिंक्टिवनेस। देन नेक्स्ट आता है यूज प्रॉपर लेटर्स। प्रॉपर लेटर्स यूज करना। ठीक है। कभी भी हम क्या करते हैं ना, फटाफट से लिखते टाइम छोड़ देते हैं कुछ चीजों को, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर है, ये समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है, ये बी है क्या एल है, कुछ नहीं समझ आया। सो दैट यूज प्रॉपर लेटर्स। अच्छा, हैंडराइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ? अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस। कुछ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स होते हैं, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग्स भी होते हैं। हम लोग वेरिएशंस में लिखते हैं, मैं तो वेरिएशंस में लिखती हूँ, बिकॉज मुझे टाइम के अकॉर्डिंग मेरे हैंडराइटिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि जैसे फास्ट होते गया मेरा हैंडराइटिंग उतना खराब होते जाएगा, अदरवाइज मैं बैठ के लिखूँ तो बहुत अच्छा लिखती हूँ। बट कुछ हैंडराइटिंग ऐसे भी होते हैं, वो जैसे प्रिंट होके आए हैं, वो लिखते हैं तो प्रिंट जैसा दिखता है। सो अट्रैक्टिवनेस उनका ही होगा। प्रॉपर जो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लगता हो, प्रिंटिंग जैसा लगता हो, बुक जैसा लगता हो, तो उसको हम अट्रैक्टिवनेस बोलते हैं। अच्छा, प्रॉपर अगर स्पेसिंग ना दे अल्फाबेट्स और वर्ड्स के विद इन, तो ये आप समझ पाओगे राइटिंग अच्छा लगेगा, या फिर स्पेसिंग के साथ लिखे तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ही गैप। बहुत गैप अच्छा नहीं है, और बहुत कम गैप भी अच्छा नहीं है। प्रॉपर गैपिंग और स्पेसिंग अच्छा होता है, तो प्रॉपर स्पेसिंग से लिखेंगे तो अच्छा दिखता है एंड समझ आता है। लेटर्स ऑफ मॉडरेट साइज। अच्छा, बहुत बड़े बड़े साइज अच्छे लगते हैं लिखने में, या छोटे साइज या मीडियम? कौन सा बेटर समझते हो? विच वन इज बेटर? मीडियम। साइज ऑलवेज मॉडरेट होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो छोटे। छोटे बहुत छोटे नहीं होंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल्स नहीं करना है, मीडियम रखना है, ऑलवेज मीडियम रखना है। अभी देखो नेक्स्ट, राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ये ट्राई करना। ठीक है। जो भी लिख रहे हो, ये व्हाइट पेपर है इसलिए आपको लगता होगा ऐसा। अगर आपने हैंडराइटिंग मेरा देखा होगा तो व्हाइट पेज में, तो उसमें भी मैं पूरे सीधे सीधे लिखती हूँ, तो आप लोग भी जब भी लिखो तो सीधा सीधा लिखने को ट्राई करना। ठीक है। तो लेटर साइज जब भी पूरा स्ट्रेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेट लाइन में लिखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी देखो सिंप्लिसिटी। ऑलवेज बहुत पर्सन्स होते हैं डेकोरेटिव होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं सडनली। मैं अगर ये ऐसा लिखूं, चलेगा? समझ आ रहा है? APOUT। अभी कुछ लोग होंगे, कौन सा बेटर लग रहा है, कौन सा देखने में फटाफट से इजी लग रहा है, बता दो, फर्स्ट वन सेकंड वन? पहला वाला। तो ये होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। आप विद एग्जांपल्स दे सकते हो। मैं देखो ईच एंड एवरी पॉइंट का एग्जांपल दे रही हूँ, अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करना, फिर बोलना नहीं कि मैम नोट्स दो। ये पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है एग्जांपल के साथ, तो ईच पॉइंट में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, लेजिटिबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे लेजिबिलिटी है, लेजिटिबिलिटी होगा, TI आपका आएगा, लेजिटिबिलिटी। लेजिटिबिलिटी। ठीक है। जब आप लाइंस को लिख रहे हो, प्रॉपर लाइनिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन, तो उसके अंदर गैप्स होने चाहिए, प्रॉपर गैपिंग होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर गैपिंग ये हो नहीं सकता। प्रॉपर स्पेसिंग जैसा होता है वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स के बीच, वैसा ही बहुत सारी लाइंस को अगर लिख रहे हो तो कुछ लाइंस सीधे लिख लिए, कुछ लाइंस ऐसे लिख लिए, कुछ लाइन डाउनवर्ड्स चल रहा है, कुछ लाइन तो ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको पता चलेगा आपके एग्जाम्स में इस बार। ठीक है। स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग आपके हैंडराइटिंग गंदे होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितने स्पीड से भी लिखो आपके हैंडराइटिंग जैसे सबको विजिबल हो, अच्छे से विजिबल हो। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत स्पीड से लिखा है, तो हैंडराइटिंग जो भी हो समझ पा रहे हो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हो प्रॉपरली सारे अल्फाबेट समझ आ रहे हैं, सारे अल्फाबेट समझ आ रहे हैं, इतना होना चाहिए। ठीक है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हैंड राइटिंग। अभी देखो टाइप्स ऑफ राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है,
फिर भी कभी-कभी आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड वन और न्यू वन, जो पहले का था अभी का है उसके अकॉर्डिंग, और जो कुछ चीज़ों को ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे चीज़ों को, मतलब दूसरे कैरेक्टर को या कल्चर को ट्रांसमिट करता हो, ऐसे चीज़ों में। तो 2 टाइप के वैराइटीज़ में मैंने राइटिंग को डिवाइड कर दिया, आपके लेखन को डिवाइड कर दिया। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल में क्या है, जो चीज़ें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं कोई चीज़ों को या कोई चीज़ों को ही डिस्क्राइब करती हूँ, वो कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ के बेसिस पे हो, ऑफिसर्स जो यूज करे और शॉर्टकट में लिखते हो, तो उसको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में कहते हैं कन्वेंशनल। जस्ट लाइक पैराग्राफ राइटिंग, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे होगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। पैराग्राफ इज ए सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल सेंटेंसेस डीलिंग विद a सिंगल सब्जेक्ट। तो पैराग्राफ जब राइटिंग करते हो, जस्ट लाइक इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग किया, तो पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एक सिंगल सब्जेक्ट चाहिए या मटेरियल चाहिए, उसके बेसिस पे हम पूरा कंसेप्ट को लिखते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में बता दूं, एक आता था ना, व्याख्या लिखना, गद्यांश से या पद्यांश से व्याख्या लिखने के लिए आता है, सारांश लिखो, इस लाइन के ऊपर लिखो, हाँ बस वही चीज होता है पैराग्राफ राइटिंग। मतलब क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को एक्सप्लेन करते हुए, तो वो पैराग्राफ राइटिंग है, क्योंकि ये चीज एक लाइन को पूरा एक्सप्लेन करता है या एक सब्जेक्ट और विषय को बताता है, विषय वस्तु को बताता है, इसलिए पैराग्राफ राइटिंग बोला गया। इधर अगर देखोगे डायरी राइटिंग आ गया नॉन कन्वेंशनल में। तो डायरी राइटिंग कौन करता है, ये एक गुड हैबिट है, जान गए, डेली वर्क को लिखना, डेट्स को सेव करके रखना, या फिर मीटिंग्स कहाँ पे है, क्या पहनना है, नहीं पहनना है, वो सब हम मेंशन करते हैं, तो दैट इज नॉट कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल में ही आता है। अभी देखो और एक पॉइंट आया, एसे राइटिंग ऑल्सो वन काइंड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पैसा मतलब छोटा सा कुछ टॉपिक मिलता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, छोटा सा टॉपिक मिलता है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आप इंट्रोडक्शन, कंटेन एंड कंक्लूजन लिखते हो। इंट्रोडक्शन, कंटेन एंड कंक्लूजन लिखते हैं, मतलब पहला तो आप आरंभ के पोर्शन को लिखते हो या पार्ट को लिखते हो, उसके बाद बॉडी लिखते हो, उसका शरीर को लिखते हो, उसके बाद कंक्लूजन या जो भी आपका लास्ट आदि करना हो, मतलब अंत करना हो, उस पॉइंट को लिखते हो, तो ये हो गया कंक्लूजन। अच्छा, अगर नॉन कन्वेंशनल में चलता है तो और एक पॉइंट क्या है, डायलॉग राइटिंग। अच्छा बोलो, डायलॉग राइटिंग कम्युनिकेशन वे में होता है, एक लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि मैं इमोशन शो करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ लाइंस, आप मुझे रिप्लाई देंगे, तो वो चीज होता है डायलॉग राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर में भी सेम चीज है ना, ऐसे जैसा क्या है, कोई लेटर का विषय वस्तु होगा, उसी के ऊपर लिखना पड़ता है, डायरेक्टली आप उसी के अकॉर्डिंग कोई इंडिविजुअल को, पर्सन को या ऑफिस के मेंबर्स को आप लिख सकते हो। अच्छा, बट सी में देखो, यहाँ पे आपके जो नॉन कन्वेंशनल का था, फिलिंग इन फॉर्म्स। अच्छा, फॉर्म जब फिलअप करते हो, क्या पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट्स में सब कुछ लिखते हैं हम लोग, या छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते हैं जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं? हम्म, तो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो फिलअप करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, हम बस उसी को लिखते हैं। जस्ट लाइक बैंक में जाते हो, आप लोग फॉर्म भरते हो, या फिर अपना कॉलेज का फॉर्म फिलअप करते हो, या किसी भी चीज का फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां पे लास्ट वन इधर देख लो, कन्वेंशनल में कॉम्पोजिशन राइटिंग। कॉम्पोजिशन राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग जैसा ही है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे, उसको आपको एक्सटेंड करके लिखना है, अरेंज करके, तो ये कॉम्पोजिशन राइटिंग हो गया। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग और भी है, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ये होता है आपका, रिपोर्ट राइटिंग इज ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन सीन एंड हियर स्टडीड और डन, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर फ्रीक्वेंटली पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स। तो जर्नल्स में और आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स में जो पॉइंट्स होते हैं, देखियो ऊपर एक टॉपिक होता है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक टॉपिक मिलता है एंड उसी के बारे में रिपोर्ट वहाँ पे गिवन होता है, तो ये फर्स्ट हैंड होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये नॉर्मली हम लोग सीखते हैं रिपोर्ट राइटिंग कैसा होता है, बट ये किस कौन यूज करते हैं, जो जर्नलिज्म में पढ़ाई करते हैं या न्यूज़पेपर न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वही लोग करते हैं। इधर अगर देख लोगे तो ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब ये भी देखो, छोटे 2 लाइन और 3 लाइन में ये काम खत्म हो जाएगा। ये 2 वे से हो सकता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन भेजना चाहती हूँ, तो 2 वे से मैं भेज सकती हूँ, एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मैं बोल के करूंगी या फिर 2 लाइन लिख के करूंगी, मतलब मैं यहाँ पे प्रॉपरली दो बोल सकती हूँ कि लैंग्वेज को यूज करके बताऊंगी। नॉन वर्बल में यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज या वॉइस को यूज नहीं करूंगी, बट बॉडी जो जेस्चर है उसको यूज करूंगी। अच्छा, हो गया।
एंड ये सारे वेराइटीज़ हैं। मैं चार्ट दिखा रही थी कि बच्चों को राइटिंग स्किल को डेवलप करवाने के लिए क्या करवाया जाता है। छोटे-छोटे बच्चे जो लिखते हैं तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिखाया गया, पिक्चर्स, रैंडम स्क्रिबलिंग, मतलब ये बच्चे उनको लिखने दो ना, ये कर्व्स, सर्कल्स ऐसे बनाते रहते हैं। स्क्रिबलिंग राइटिंग और भी दिखाया गया कैसे अगर एम बोलोगे वो बढ़ाते जाएगा ऐसा। सिंबल्स जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन का होता है। एंड अल्फाबेट्स का देखो रैंडम लेटर्स, देखो अभी रैंडम लेटर्स बच्चे सीख जाते हैं बट अरेंजमेंट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन टेबल चाहिए। एंड ये देखो अरेंजमेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन में लिखने के लिए सिखाया जा रहा है बच्चे को। अभी लेटर ग्रुप्स, कौन से लेटर को ग्रुप करना है, कैसे करना है, हमेशा बच्चा उल्टा लिखता है कुछ कुछ चीजों को। अभी स्टेटमेंट्स में देखो कैसे लिखा जाता है, तो दिस इज जस्ट ऐसा लिखना चाहिए था, बच्चा यहाँ पे ऐसा लिख रहा है। सो डिफरेंट वेराइटीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सारे वेराइटीज हैं एंड इस पेज को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस पेज को बिल्कुल नहीं करना है, बस आप अपने अकॉर्डिंग समझ के रखो कि स्क्रिबलिंग होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, बच्चे ऐसे टाइप का लिखते हैं, तो ये नहीं चाहिए आपको। बस यहाँ तक के पॉइंट्स को समझ के रखना। क्लियर है यहाँ तक?